हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपना जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज पॉवर्टी, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अपना जो ये पूरा चैप्टर है पॉवर्टी, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं सब कुछ क्लियर कर लिए एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो भी गए होंगे। आप लोगों को ये जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखते हैं एंड आफ्टर दैट आर दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, अब जो आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है स्टूडेंट्स, उसे हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स दो वीडियोस में ये पूरा जो आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो कवर होंगे। रीजन बीइंग एक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए उसे दो पार्ट्स में कर दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। Why is calorie based norm not adequate to identify the poor? क्या बोला जा रहा है हमसे क्वेश्चन में कि जो कैलोरी बेस्ड नॉर्म है वो पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए एडिक्वेट क्यों नहीं है। कैलोरी बेस्ड नॉर्म है क्या, हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने देखा है कि ये माना जाता है कि अगर एक पर्सन 2400 कैलोरीज इनटेक कर रहा है इन रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरीज इनटेक कर रहा है इन अर्बन एरिया, तो उससे हम पर डे का ही है। ठीक है, ये पर पर्सन पर डे का है, तो उसे हम पुअर नहीं मानते। दैट इज उस पर्सन को हम बिलो पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड नहीं करते, वो अबव पॉवर्टी लाइन होता है। ये हम लोगों ने जब पॉवर्टी लाइन वाला कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें ये सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो अब ये जो कैलोरी बेस्ड नॉर्म है ये एडिक्वेट क्यों नहीं है पुअर को आइडेंटिफाई करने में, ये बताना है हमें। ठीक है, देखो एक बहुत सिंपल सा इसका जो सबसे एक इसका पॉइंट हो सकता है, दैट इज क्या सिर्फ और सिर्फ खाना जरूरी है? क्या हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड है, वो सिर्फ क्या खाने से ही आती है? नहीं, हमारी जो बेसिक जरूरत है वो क्या है? हमारे पास में एक शेल्टर होना चाहिए, राइट? फूड होना चाहिए, सर्वाइवल के लिए फूड बहुत जरूरी है, लेकिन सर्वाइवल के लिए शेल्टर भी जरूरी है। सर्वाइवल के लिए एक प्रॉपर हेल्थ होना जरूरी है। दैट मीन्स कि हमारा जो हेल्थ चेकअप है वो भी होना जरूरी है। हमारे पास में इतना एडिक्वेट अमाउंट होना जरूरी है कि हम जो है अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सके। एंड और क्या चाहिए? वी वॉन्ट क्लोथ्स, कि ये क्लोथ्स भी जरूरी है, राइट? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ खाने से हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वी नो कि खाना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें और भी चीजें चाहिए ताकि एक प्रॉपर जो एक पर्सन है वो अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सके, राइट? तो सबसे एक यहाँ पर हमें एक पॉइंट तो मिल गया कि जो कैलोरी बेस्ड नॉर्म है वो सिर्फ किस पर बेस्ड है? फूड इनटेक पर, कैलोरी इनटेक पर। जो बाकी की चीजें हैं वो इग्नोर की जा रही हैं, सो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो एक यहाँ पर एडिक्वेट क्यों नहीं है, इसका रीजन मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसके और भी रीजंस है, इसके और रीजंस क्या है वो भी हम देखते हैं। So the calorie based norm is not adequate to identify the poor because of the following reasons. This mechanism does not differentiate a very poor from other poor. It categorizes them into one category, that is poor. अब पावर्टी लाइन का कंसेप्ट हमें पता है कि पावर्टी लाइन के बिलो वाले क्या हो गए? पुअर हो गए, और पावर्टी लाइन के अबव वाले क्या हो गए? नॉन पुअर हो गए। बस हमें इतना ही पता है कि पावर्टी लाइन क्या करती है? पुअर और नॉन पुअर में डिस्टिंग्विश करती है। और ये जो पावर्टी लाइन है ये हम किसके बेसिस पर हम लोगों ने इसे पूरा डिजाइन किया है? तो वो ये कैलोरी बेस्ड नॉर्म पर ही है कि कैलोरी इनटेक अगर एक पर्सन की एक दिन की इतनी है तो वो बिलो या अबव उस पर हम लोग बताते हैं, राइट? तो यहाँ पर पुअर और नॉन पुअर में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, बट ये पुअर में भी हमारे पास में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पुअर है तो कोई हम बोलेंगे कि पुअर है। तो ये जो है डिफरेंशिएशन ये कैलोरी बेस्ड नॉर्म नहीं करता है। कैलोरी बेस्ड नॉर्म सिंपल क्या बोल रहा है कि कैलोरी बेस्ड नॉर्म मतलब कि पावर्टी लाइन की जितनी भी आप लोगों को डीमेरिट्स पता हो या पावर्टी लाइन की जितनी भी चीजें आप लोगों को पता है कि ये चीजें इसके लैक्यूनाज हैं, वो सारे इस आंसर में हमें पुट करने हैं। ठीक है, so consequently it indicates whole class of poor and not specifically those poor who are the most needy. ठीक है,
This mechanism uses inappropriate proxies for income like monthly per capita expenditure, MPCE, etc. These items do not act as suitable and appropriate proxies for income to measure calorie requirements. ठीक है, अब यहाँ पर जो कैलोरी इनटेक है उसे मेजर करने के लिए हमें पता है कि उसे मतलब मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है, और मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करने के बाद में अगर एक पर्सन की इनकम इतनी है तो वो अबव पावर्टी लाइन है, बिलो पावर्टी लाइन हो जाता है, राइट। और वो जो पर्टिकुलर फिगर्स हैं वो भी हम एक बार रिवाइज कर ले। सो फॉर रूरल एरियाज इफ ₹114 और आई गेस 116, ठीक है, सो ₹116 या फिर 114, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट सॉरी 816, आई एम सो सॉरी, मैं 100 आई डोंट नो क्यों बोल रही थी, 816। सो इफ इट इज 816 दैन रूरल एरिया में इतना सफिशिएंट है। इट मीन्स कि हम उसे बिलो पावर्टी लाइन नहीं बोलते हैं, वो अबव पावर्टी लाइन आता है एक पर्सन अगर इतना उसका है तो। और अर्बन एरियाज में दैट इज ₹1000, ठीक। तो ये जो है हमने कैलोरी को मॉनेटरी टर्म्स में जो है शिफ्ट किया, मतलब कि मॉनेटरी टर्म्स में उसे हमने कन्वर्ट किया और बोला कि इतना होगा। अगर एक पर्सन का इतना एक्सपेंडिचर है, इनकम नहीं, अगर एक पर्सन की इतनी एक्सपेंडिचर है तो वो नॉन पुअर या पुअर है। सो दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट कि आप कैसे बता सकते हो कि कैलोरी इनटेक जो है वो इतने में सफिशिएंट है या इतने में हो जाएगा एक पर्सन का। तो कुछ अच्छे से कुछ और भी इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना चाहिए था। ओके, This mechanism does not consider various important factors that are associated with poverty. ठीक है, ये जो फैक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड है? कैलोरी इनटेक पर, राइट, और जो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उस पर बेस्ड है। पावर्टी से रिलेटेड और भी जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसको ये जो पर्टिकुलर हमारा मेथड है ये इग्नोर करता है। सो ये इसलिए भी एप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज जो बाकी के फैक्टर्स हैं उन्हें भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, उन पर भी हमें वर्क करना जरूरी होता है। सो दीज फैक्टर्स आर हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन एंड बेसिक एजुकेशन। क्या क्या हो गई ये? हेल्थ केयर, जरूरी है कि हम लोग हेल्दी रहें, हमारी जो हेल्थ है उसका चेकअप होता रहे। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी है वो आप लोगों को साफ मिले, राइट। प्रॉपर सैनिटेशन एंड बेसिक एजुकेशन, ये जो पर्टिकुलर नीड्स है, ये जो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं, ये बहुत ही बेसिक से फैक्टर्स हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डिमांड कर लिया, ये बहुत ही बेसिक और नॉर्मल से फैक्टर्स हैं। तो इन्हें भी अगर हम पावर्टी चेक कर रहे हैं तो इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना और इन पर ध्यान देना जरूरी है। Mere estimation of calorie intake does not reflect the true economic condition of an individual, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये एस्टिमेट कर लिया कि कैलोरी इनटेक कितनी है, उससे एक ट्रू इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो नहीं समझ में आएगी एक इंडिविजुअल की। जैसे कि हमें पता है कि पावर्टी को अगर रिमूव करना है तो एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है। अब एम्प्लॉयमेंट अगर किसी को प्रोवाइड करना है तो अगर उसके अंदर स्किल्स होगी तो वो ज्यादा अच्छे से किसी एक वर्क में एम्प्लॉयड हो सकता है। तो मतलब कि अगर आप लोगों को पावर्टी हटाना है तो इलिटरेसी भी हटानी पड़ेगी। जब लोग लिटरेट होंगे तो उनकी स्किल्स बिल्ड होंगी और स्किल्स बिल्ड होंगी तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप पावर्टी देख रहे हो कि कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक कैलोरी इनटेक को फैक्टर नहीं बना सकते हो। बाकी के भी फैक्टर्स को, जो बेसिक फैक्टर्स हैं, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। Another shortcoming of calorie-based norm is that it fails to account for social factors that aggregate and worsen poverty, like ill health, lack of access to resources, lack of civil and political freedom, etc. अब देखो यहाँ पर हम जो बात बोल रहे हैं ना कि ये सारे फैक्टर्स को भी हमें देखना चाहिए या इन सारे फैक्टर्स को भी हमें अपनी कैलकुलेशन का पार्ट रखना चाहिए। बस उसी को और एक्सटेंड कर जो है यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट बना दिया गया कि कैलोरी बेस्ड नॉर्म की एक और शॉर्टकमिंग क्या है कि वो हमें जो दूसरी सोशल फैक्टर्स हैं, जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पावर्टी के कारण अराइज हो रहे हैं, उन फैक्टर्स को जो है इग्नोर कर रहा है कैलोरी बेस्ड नॉर्म जो है। जैसे कि इल हेल्थ हो गई, रिसोर्सेज में एक्सेस नहीं मिल रहा है,
पॉलिटिकल और सिविल फ्रीडम नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये जो है ये पॉवर्टी के कारण ही अराइज होते हैं, और कैलोरी बेस्ड नॉर्म में ये सारी चीजों को हम लोग इग्नोर करते हैं। सिर्फ उसमें हम ये देखते हैं कि अगर एक पर्सन का इतनी कैलोरी इनटेक है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन या अबव पॉवर्टी लाइन आने वाला है। ओके, सो आई होप कि ये जो कैलोरी बेस्ड नॉर्म, दैट इज जो पॉवर्टी लाइन की जो शॉर्टकमिंग्स है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और ये यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, एंड आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर भी है। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। देखो इस प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ लेते हैं, नॉट एन बिग इशू, लेकिन इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है। फूड फॉर वर्क, फूड किसके लिए, काम के लिए, मतलब कि आप काम कर रहे हो उसके बदले में आपको फूड मिल रहा है, या फिर मैं ये बोल दूं कि फूड मिल रहा है किस वजह से, बिकॉज हम काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये जो स्टोरी उससे क्या समझ में आया कि काम करो तो आपको खाना मिलेगा, राइट, काम करेंगे तो खाना मिलेगा। ये एक प्रोग्राम कि लोगों को काम प्रोवाइड करो जिससे कि उन्हें फूड मिले, दैट इज फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, हमें इसका मतलब नहीं पता था, इसके नेम से हम लोगों ने इसका क्या कर दिया, इसे डिकोड कर दिया और इसका मतलब समझ लिया कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में हम क्या बोलना चाहते हैं। So Food for Work FFW program was started in 2000 and 2001 with the objective of generating ample employment opportunities for unskilled laborers concentrated in the drought affected states of छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उत्तरांचल। अब देखो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम था ये बेसिकली इन पर्टिकुलर जगहों पर बेस्ड था, इन पर्टिकुलर जगहों के लिए ये था। ठीक है, और ये ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट्स थे इस ईयर में। तो ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट्स मतलब क्या, वहां पर सूखा हो गया था, पानी की एकदम कमी, बारिश नहीं हो रही, एकदम सूखा हो गया। ठीक है, तो ऐसे स्टेट्स में जो है ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सके गवर्नमेंट। ठीक है, एक जो प्रॉपर रिक्वायर्ड एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके गवर्नमेंट, इसलिए ये इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स फूड इन एक्सचेंज ऑफ वर्क डन बाय द लेबरर्स। देखो फूड फॉर वर्क, वर्क करो आपको फूड दिया जाएगा। तो यहाँ पर कैश नहीं प्रोवाइड करके या मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करके क्या दिया कि फूड दिया गया वर्क के एक्सचेंज में या वर्क के रिटर्न में। This program was aimed to protect poor people against reduction in their purchasing power capacity in the natural calamities prone areas। ठीक है, अब देखो वैसे ही पुअर लोगों के पास में जो इनकम का सोर्स है वो बहुत लिमिटेड होता है, उसके बाद में अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उन पर होगा। क्यों होगा, बिकॉज उनके पास में सेविंग्स होती नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जो उनका जहां पर भी अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो वो काम रुक जाता है, काम रुक गया तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनकी वापस से इनकम नहीं हो रही है, और इनकम नहीं हो रही है तो उनकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि आप कितना परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो है वो कम कमोडिटीज या कम यूनिट्स या कम अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज को परचेज कर पा रहे थे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो परचेज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उनके पास में मनी नहीं था। तो ये जो नेचुरल कैलामिटी की वजह से उनकी जो परचेजिंग पावर डिक्रीज हुई, तो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें कि वो कैश या मनी प्रोवाइड ना कर क्या प्रोवाइड कर रहे थे, फूड किसके रिटर्न में, वर्क के रिटर्न में। ठीक है, सो फूड फॉर वर्क। The work done by the laborers includes watershed development works, water harvesting and construction of metal roads connecting rural and urban areas। अब देखो काम कैसे करवाए गए इनसे, watershed development work, water harvesting, ये वाटर से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो इसकी वजह से एक्चुअल में हुआ क्या, मतलब कि एक और इसका बेनिफिट क्या हुआ, एक बेनिफिट हुआ कि जो
पुअर लोग थे जिनके पास में सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं बचा था, उन्हें फूड मिला। इसका दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, राइट। ये सारे काम करवाए तो सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि मजाक के लिए कर दिया। कंस्ट्रक्शन अगर हुआ है तो कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में हुआ है, तो ये जो है रूरल और अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ। This program not only provides laborers with food but also creates semi-durable assets that facilitate economic and social development of the backward areas। ठीक है, कुछ ये जो assets ही बनाए ये रोड्स वगैरह, तो ये ड्यूरेबल मतलब कि ज्यादा टाइम तक चलने वाले। सो ऐसे assets का क्रिएशन करने से जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट था वो भी हुआ। ठीक है, तो अल्टीमेटली इससे वही हुआ कि एक तीर से दो निशाने, कि पुअर लोगों को खाना भी मिला और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो गया। ठीक है, सो फूड फॉर वर्क बहुत ही एक इजी समझने के लिए एक बहुत ही इजी सा प्रोग्राम था, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। What are employment generation programs? Why are employment generation programs important in poverty elevation in India? पावर्टी एलिवेशन दैट मीन्स कि पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत ही सिंपल है ना ये तो आंसर। भाई जब तक आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक पावर्टी कैसे रिड्यूस होगी? अब गवर्नमेंट इतना तो नहीं कर सकती कि बस गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर उनको करना है, तो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उन्हें भी बस वो क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती रहे जिससे कि उनका सर्वाइवल होता रहे। अगर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ये करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ना करे, सिर्फ और सिर्फ ये करे कि गवर्नमेंट जो है वो खुद एक्सपेंसेस इनकर कर रही है और लोगों के सर्वाइवल के लिए वो पैसे दे रही है खुद के पास से, तो इसकी वजह से क्या होगा? क्या आपकी कंट्री ग्रो करेगी? नहीं करेगी। जो पुअर लोग हैं वो काम करना ही नहीं चाहेंगे, वो लोग बोलेंगे कि हमें जब बैठे बैठे इतना मिल रहा है तो हम काम क्यों करें, हम क्यों मेहनत करें। और ये चीज अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो लोग उनकी नेक्स्ट जनरेशन तक भी यही पहुंचाएंगे कि हमने काम नहीं किया है, हमारे बच्चे भी काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। सो दिस इज नॉट फेयर, राइट। दूसरे लोग जो काम कर करके मेहनत कर करके इतना कमा रहे हैं, आपकी कंट्री को ग्रो करवा रहे हैं, आपकी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं, वही चीज अगर पुअर लोग नहीं करेंगे तो ये सही नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो, और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट भी सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक जो है एक्सपेंसेस इनकर कर सकती है। अगर वो उस लिमिट से आगे गई तो उनके जो बजटरी डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पे होगा। तो इकोनॉमी को हमें वापस जो है डिग्रेड नहीं करवाना है, हमें इकोनॉमी को तो ग्रो ही करवाना है। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर पावर्टी हटाना है तो पावर्टी हटाने के लिए लोगों को काम प्रोवाइड करें ताकि लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिले तो वो अर्न करे और अर्न कर कर उनका जो सर्वाइवल है वो कर सके। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है पावर्टी रिड्यूस करने के लिए। ठीक, The importance of employment generation program in poverty elevation efforts in India are as follows. Direct relationship between employment and poverty elevation, बिल्कुल सही बात है। employment और poverty elevation that is poverty reduction का direct relationship है। If employment increase हुआ तो पावर्टी एलिवेशन, इसका मतलब कि पावर्टी रिडक्शन जो है वो भी इंप्रूव हो, इंक्रीज होगा, राइट। अब यहां पर ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसमें इस टर्म को एक साथ में लेना, ये मत समझ लेना कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो पावर्टी भी इंक्रीज हो गई, ये गलत है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो पावर्टी एलिवेशन इंक्रीज हुआ। पावर्टी एलिवेशन इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या? पावर्टी रिड्यूस हुई है। एलिवेशन का मतलब रिडक्शन होता है, सो पावर्टी रिड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। लोगों को काम मिला, लोगों की इनकम हुई, तो लोगों के पास में पैसा आया और पैसा आया तो अल्टीमेटली पावर्टी जो है वो कम हुई। यही अगर इसका अपोजिट लो कि एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है तो अब लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो फ्री हैं, तो अब काम नहीं कर रहे तो कोई भी उन्हें फ्री में मनी नहीं देने वाला है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जरूरी है टू रिड्यूस पावर्टी।
there exists a positive relationship between employment and poverty elevation. If government aims at creating new employment opportunities, then more people will be employed. That will raise their income and thus will pull them above the poverty line. ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड होंगे और उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, और अल्टीमेटली वो जो है जो कि इस पावर्टी लाइन के बिलो आते हैं, अगर उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो इस पावर्टी लाइन के अबव आने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है पावर्टी को रिमूव करने के लिए। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग with the increase in income consequent to the new employment opportunities, poverty-ridden people can enjoy higher standard of living and greater accessibility to education, better health facilities, proper sanitization etc. Ultimately हुआ क्या, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई है तो अब सिर्फ और सिर्फ एक जो पर्सन है वो सिर्फ उसके खाने को छोड़कर, मतलब कि फूड पर जो एक्सपेंडिचर है उसको छोड़कर जो दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी इनकर कर सकता है, जैसे कि एजुकेशन में लगा सकता है, हेल्थ के लिए जो प्रॉपर सैनिटेशन है उसके लिए भी जो है एक पर्सन अपनी इनकम को यूज कर सकता है। बिकॉज अब अगर उसे एम्प्लॉयमेंट मिला और एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिल गया है अगर कि हाँ अभी हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट रहेगा और उस एम्प्लॉय मतलब वो जो इनकम है वो एक डेली बेसिस पर आप लोगों को मिल रही है, एक रेगुलर बेसिस पर, तो एक जो पर्सन है वो थोड़ा बहुत सेव कर और उसकी जो दूसरी चीज है उसमें भी इन्वेस्ट करेगा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, राइट। अगर प्रॉपर आपका जो पहले मान लीजिए कोई प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था तो आफ्टर इंक्रीज इन इनकम वो एक प्रॉपर सैनिटेशन के जो है पूरी फैसिलिटीज की गई, तो अब यहाँ पर जो है हमारा मतलब कि इट मीन्स जो पुअर लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, राइट। वो अब अपनी लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो है पूरी जिएंगे और उस पूरी लाइफ को वो ज़्यादा अच्छे से फुलफिल करेंगे, राइट। उनकी जो नीड्स है उन्हें अच्छे से फुलफिल करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट से लोगों की इनकम बढ़ेगी, अल्टीमेटली उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा होगा, ठीक है, वो भी बढ़ेगा। रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन, हमें क्या पता है स्टूडेंट्स की जो 80% पुअर पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड करती है, रूरल एरियाज में, और जो अर्बन एरियाज में पुअर लोग हैं उसमें से हम बोल सकते हैं कि हाफ जो उसका प्रपोर्शन है वो रूरल माइग्रेंट्स ही है। रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में इन सर्च ऑफ वर्क बिकॉज उन्हें रूरल एरियाज में नहीं मिल रही थी, राइट। तो अब अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी उनकी नेटिव जगहों पर तो ये जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है ये भी रिड्यूस होगा। अब जो रूरल लोग हैं उन्हें अपने घर छोड़कर किसी अर्बन प्लेस पर जाकर सेटल होने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बिकॉज उन्हें उनकी ही प्लेस पर, उनकी ही नेटिव प्लेस पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी ही नेटिव प्लेस पर उनकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होंगी, तो अब उन्हें जो है शिफ्ट होना या माइग्रेट होने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो पुअर पीपल टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सॉर्ट ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज. This creates undue burden on the urban areas to provide ample job opportunities to these migrants. बिल्कुल सही है। अब अगर अर्बन एरियाज में इतने लोग आएंगे तो अर्बन एरियाज पर वो एक बर्डन होगा कि वो इन सबको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। तो उस बर्डन को हटाने के लिए जो जहां पर है उसे वहां कोशिश करो कि जितने पास में उसे एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड करवा सको कर दीजिए, राइट। Failure to this leads to formation of informal sector that makes these people more vulnerable in the urban areas. A positive point of employment generation programs is that it generates ample employment opportunities in rural areas so as to reduce rural urban migration. ठीक है, ये जो employment generation है ये
कोशिश की जाती है कि जितना ज़्यादा हो सके रूरल एरियाज़ में किया जाए या फिर रूरल एरियाज़ के आसपास किया जाए, जिससे कि उस एरिया के जितने भी लोग हैं उनमें किसी को भी माइग्रेट करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर वो माइग्रेट करते हैं और उन्हें अर्बन एरियाज़ में भी अगर कोई एक सूटेबल जॉब नहीं मिलती है तो उनका या इतनी दूर कहीं पर भी शिफ्ट होना सही नहीं रहे और उसके बाद में उनकी जो वो और ज़्यादा वनरेबल बन जाए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ये जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है ये भी रिड्यूस किया जा सकता है। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी कुछ टाइम पहले या इसी लेक्चर में कुछ 1-2 पॉइंट्स पहले कि जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है कुछ रोड्स कंस्ट्रक्शन में या कोई और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में ही जहां पर अनस्किल्ड वर्क हो सके, राइट। तो अब ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट। मतलब कि ये जो है डेवलपमेंट हो रहा है, अगर एक रोड बनी तो वो एक एसेट ही है। तो इस काइंड से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे भी कहाँ, गवर्नमेंट। ऐसे ही चीजों में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर अनस्किल्ड लेबर चल सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर एक तो देखो इसके 2 फायदे हो गए, एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई लोगों को, लोग जो हैं वो पॉवर्टी से दूर भी जा रहे हैं, उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो और उसी के साथ साथ में क्या हो रहा है, उसी के साथ साथ में असेट्स भी फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, सो द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स एम एट क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल असेट्स लाइक वाटरशेड डेवलपमेंट वर्क्स, वाटर हार्वेस्टिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज, कैनाल बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कनेक्टिंग रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ऑल दीज असेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये जो असेट्स हैं बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इसकी वजह से एक इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को भी मिली हमें। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पुअर लोगों के ही काम आ रहा है, बल्कि वो ऑन एन होल इकोनॉमी को भी बेनिफिट कर रहा है। ओके, सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंट एरियाज। अब देखो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट एरियाज भी फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर कोई रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, ठीक है, अब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है तो अब वो एरिया के लिए तो वो सेल्फ सफिशिएंट है, उन लोगों को, उस एरिया में रहने वाले लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनका एरिया जो है, वो जिस एरिया में रिसाइड कर रहे हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है कि वो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ये भी एक एडवांटेज होगा। The creation of these durable assets protects the poverty-trodden areas from natural calamities, okay, and such as floods and droughts, thereby facilitating these areas to be self-sufficient and self-reliant। और ये जो durable assets बने उनकी वजह से क्या हुआ कि ये जो areas हैं वो natural calamities से लड़ने के लिए ready हैं। नेचुरल कैलामिटीज तो जब बहुत भयंकर वाली आती है तो फिर तो कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन कुछ पॉइंट तक तो हम बचा सकते हैं। जैसे कि रोड का क्रिएशन हुआ, भारी बारिश हुई, बहुत तेज बारिश भी हुई तो रोड कोई टूटने नहीं वाली है, राइट। लेकिन अगर वही चीज रोड नहीं होगी और वो कच्ची जो है मिट्टी से बनी हुई कोई एक कच्ची वाली रोड होगी तो वहां पर आप लोग देखोगे कि बहुत सारा पानी भर गया है या कीचड़ हो गया है, राइट। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इनसे जो एम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो इन सब चीज़ों से जो है उस एरिया को बचा सकता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ड्यूरेबल एसेट्स बने और वो एसेट्स जो हैं वो उस एरिया को सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड इम्पार्ट एंड एनहांस स्किल्स। अब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से जो स्किल्स हैं वो क्या हो गई, एनहांस हो गई। बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है, अगर किसी ने, मुझे कहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिला तो मुझे वो वर्क करने का तरीका पता चलेगा कि एक वर्क को कैसे पूरा किया जाता है, राइट। मैं टीचिंग कर रही हूँ तो अभी मुझे पता है कि टीचिंग कैसे करना है, मुझे वो वे पता है कि किस वे से आप लोगों को समझ में आ सकता है, मुझे वैसे बोलना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं मुझे क्या करना, आपको समझ आए नहीं आए, मुझे तो बस बोलना है, मुझे तो बताना है ये क्या होगा, मैंने बता दिया,
तो वो एक प्रॉपर वे नहीं होता है, राइट। अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ तो क्या है इसका मेरा मेन मोटिव, क्या मेरा जो मेन मोटिव हो क्या होगा कि आप लोगों को समझ में आए। अब मैं किसी भी वे से बताऊं, मुझे कैसे भी उसे मोल्ड करना पड़े, लेकिन उसे ऐसे बताना है कि आप लोगों तक वो मेरी जो बात है वो जिस सेंस में मैं बोल रही हूँ वो वहां तक पहुंच पाए, राइट। सो सेम चीज अगर कोई एक पर्सन को कहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिली है या एक पर्सन कहीं पर भी एम्प्लॉयड है, तो उसकी जो स्किल्स है वो एनहांस होगी, उसकी जो स्किल्स है वो डेवलप होगी, उसे समझ में आएगा कि वर्क को कैसे करना है, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से लोगों में स्किल्स भी एनहांस होने वाली है। सो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि देखो यहाँ पर उन्होंने वर्क किया, उनमें वो स्किल्स डेवलप हुई, अब वो और कहीं पर जाकर भी स्विच कर सकते हैं और कहीं पर भी वो वर्क कर सकते हैं, बिकॉज अब उनमें स्किल्स हैं तो उन्हें कोई हायर भी कर सकता है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हेल्प इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन by enhancing knowledge and imparting skills to the unskilled laborers। जो unskilled laborers हैं उनमें थोड़ी skills भर दी तो वो skilled laborers बन गए। Such skills increase the employment prospect of the unskilled laborers in the industrial and service sectors। बिल्कुल सही बात है कि ऐसी skills उनमें develop हुई है तो उनकी जो employment जो उनके लिए scope है वो increase हो जाता है। This not only enhances income earning capacities of these people but also elevates poverty simultaneously। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम को इंक्रीज नहीं कर रहा है बल्कि जो है पावर्टी को भी रिमूव कर ही रहा है। ऑब्वियस सी चीज है, अगर एक पर्सन की इनकम इंक्रीज हो रही है, एक पर्सन ये पावर्टी लाइन है जो कि यहाँ पर कहीं पर आता है इस पावर्टी लाइन में, तो अगर इसकी इनकम इंक्रीज हो रही है और एक सब्सटेंशियल हम इसमें इंक्रीज देख ही रहे हैं तो वो इस पावर्टी लाइन के ऊपर आने लगेगा, राइट। तो ये जो इनकम में इंक्रीज होगा तो वो ऑब्वियसली चीज है कि पावर्टी को एलिवेट करने में भी हेल्प करेगा और साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ में होता रहेगा, राइट। सो ये सारे रीजंस आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और ये समझ में आ गया होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस वे में बेनिफिट कर रही है पावर्टी को रिमूव करने में। ओके, सो आई होप कि ये जो हमारा क्वेश्चन था ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें अभी हमारे पास में एक और पॉइंट है, अभी ये क्वेश्चन मतलब इसका जो आंसर है वो अभी खत्म नहीं होने वाला है, अभी इसका एक और पॉइंट हम देख लेते हैं कि ये क्या है। सो रिड्यूस अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि ऐसा कभी कभी स्विच करते हैं हम अपनी जॉब को कि अभी मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में वर्क कर रही हूँ, अब मुझे किसी और जगह पर काम करना है, मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा है या मेरी स्किल्स के अकॉर्डिंग मेरी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क नहीं, तो मैं जो स्विच कर रही हूँ तो वो जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, राइट। या फिर कोई टेक्निकल वर्क जो है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड मैं उतनी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूँ, टेक्निकल स्किल्स जो है मेरी वो उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अनएम्प्लॉयड रह गई। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, ये भी रिड्यूस की जा सकती है, ठीक है। सो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज कैटेगराइज्ड बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस implies that although a laborer is engaged in agriculture but the total output won't be affected even if the laborer is withdrawn, right। मतलब कि अगर यहाँ एक पर्टिकुलर फार्म में 5 लोग काम कर रहे हैं और इसमें से अगर एक चला भी जाए तो ये 4 भी उतना ही काम करके और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उतनी दे सकते हैं, राइट। तो इट मीन्स कि एक्स्ट्रा लोग भी वर्क करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कम होगी अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो जैसे कि इस फार्म पर 5 लोग काम कर रहे थे लेकिन 5 की जरूरत नहीं थी, अब गवर्नमेंट ने कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, यहाँ पर वो लोग उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 की जरूरत नहीं थी तो एक शिफ्ट हो गया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर शिफ्ट होने से उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई और ये लोग का यहाँ पर जो है इस फार्म में जो है उसमें तो कहीं से कहीं तक जो वर्क है उसमें या प्रोडक्टिविटी में कोई कमी नहीं आई, ठीक है। तो ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इसे भी हटाने में हेल्प करता है जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स यूज करते हो। तो द रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स इज रिड्यूसिंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। These programs engage
these extra laborers in economically fruitful activities, thereby reducing unnecessary burden on the agriculture sector. ये जो प्रोग्राम्स है इसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा लेबरर्स जो कि एग्रीकल्चर फार्म पर वर्क कर रहे थे उन एक्स्ट्रा लोगों को कहीं फ्रूटफुल वे में और फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर भी बर्डन कम हुआ और एक पर्सन की जो इनकम है वो भी इंक्रीज हुई और उसी के साथ साथ में जो दूसरे ड्यूरेबल असेट्स हैं वो भी फ्रेम हुए, वो भी बने, उनका भी क्रिएशन हुआ। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से ये सारे जो हैं बेनिफिट्स हुए इकोनॉमी को और पॉवर्टी को एलिवेट करने में। ये सारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कैसे हेल्प किया, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन कम्स टू आवर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन क्रिएशन ऑफ इनकम अर्निंग असेट्स एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। इनकम अर्निंग असेट को क्रिएट करने से पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है वो कम कैसे हो सकती है। आई होप सो कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इनकम अर्निंग असेट क्या होते हैं? ऐसे असेट्स जिन्हें आप बना रहे हो लेकिन वो जो असेट्स हैं वो आपको इनकम प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि सिंपल सी है, लैंड। लैंड क्या है स्टूडेंट्स? एक असेट है। ठीक है, लैंड एक असेट है। अब ये जो लैंड है एक फार्मर इससे क्या अर्न करता है? इनकम अर्न करता है, राइट? इस लैंड पर वर्क करके एक फार्मर इससे इनकम जनरेट कर रहा है। सो ये जो लैंड है ये क्या है? इनकम जनरेटिंग असेट है। अगर हम फार्मर की बात ना करें, अगर हम इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में जाना चाहे तो इस लैंड पर जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन हुआ, राइट? अकॉर्डिंग टू द नीड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो उसमें वर्क हो रहा है और वो वर्क हो रहा है तो अल्टीमेटली इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, यही जो असेट है उसमें ही हम देख रहे हैं कि ये क्या है? एक इनकम जनरेटिंग असेट है। तो अगर जो इनकम जनरेटिंग असेट है उनके क्रिएशन से जो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी वो कैसे कम हो सकती है, इसी लैंड के एग्जाम्पल को अगर हम लेकर देखें तो अगर जो लैंड है स्टूडेंट्स, एक पुअर पर्सन है जो कि जिसके पास में खुद की जमीन नहीं है, अगर गवर्नमेंट उन्हें लैंड प्रोवाइड करे और उन्हें बोले और लैंड के साथ साथ में सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे और उन्हें बोले कि या तो आप इसमें कोई आपका स्टैब्लिशमेंट सेटअप कर लीजिए, ठीक है, मतलब कि कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज या आपको कुछ भी करना है वो कर लो, या फिर आप इसमें फार्मिंग कर लीजिए, जो भी आपके अकॉर्डिंग चाहिए वो कर लो, तो अब वो इस पर्टिकुलर लैंड से इनकम जनरेट करेगा और इनकम जनरेट करेगा तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि उसके पास में उसकी जो पॉवर्टी थी, उसकी जो पुअरनेसनेस थी वो रिमूव हो रही है बिकॉज इनकम उसकी इंक्रीज हो रही है। तो इस लैंड से ये जो असेट है इसकी वजह से क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई और अल्टीमेटली पॉवर्टी कम हुई, राइट? तो हमें यही बताना है कि जो क्रिएशन ऑफ इनकम अर्निंग असेट है वो पॉवर्टी कैसे रिमूव करता है। होप सो कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसे आपको सिस्टमैटिकली लिखना कैसे वो हम देख लेते हैं। सो द इनकम अर्निंग असेट्स आर दोज असेट्स the ownership of which are controlled and owned by the members of a household. These are land, capital, labor and different level of skills. ठीक है, जो इनकम अर्निंग असेट्स हैं ये क्या है? ये वो असेट्स हैं जिनकी ओनरशिप किसके पास है? हाउस होल्ड्स के पास में। हाउस होल्ड्स के पास में मतलब कि एक सिंपल सी चीज है, लोगों के पास में, जो जनरल पब्लिक है उसके पास में इसकी ओनरशिप है। ठीक है, Poverty and inequality of income arises due to improper distribution and access to such income earning assets. अब पावर्टी जो है और जो इनइक्वालिटी है वो क्यों अराइज होती है? इनकम में जो इनइक्वालिटी और जो पावर्टी की हम बात कर रहे हैं वो अराइज क्यों हो रही है? बिकॉज ये जो असेट्स है, ये जो इनकम अर्निंग असेट्स है, इनका इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसलिए ये होता है, राइट? जो बिग फार्मर्स हैं वो बिग होते जाते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास में इतना जो है रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए वो स्मॉल के स्मॉल रह जाते हैं। जो बिग इंडस्ट्रीज हैं, जो बिग इंडस्ट्री ओनर्स हैं, जो बिग बिग फर्म्स को ओन करते हैं, उनकी अच्छे से इनकम होती है, उनका वो लैंड है, उनके पास में इनकम जनरेटिंग असेट्स है, वो उनकी इनकम बहुत जनरेट होते जाती है। और जो लोग जिनके पास में ये असेट्स नहीं है वो पुअर के पुअर ही रह जाते हैं, इसलिए इनइक्वालिटी बढ़ती है। और जो पुअर लोग हैं उनके पास में ये असेट्स नहीं है
तो इसके कारण जो है वो उनकी इनकम भी जो है इंक्रीज नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली पॉवर्टी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर यही सच ऐसे ही जो ये हमारे जो असेट्स है अगर ये सबके पास में हो तो पॉवर्टी रिमूव की जा सकती है, राइट। The labor skills of poverty-trodden population are usually traditional and poor in quality, that consequently leads to poor income and एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो अब जो लेबर स्किल्स है मतलब कि जो पुअर लोग हैं, हम पुअर लोगों की बात कर रहे हैं, तो जो पुअर लोग हैं उनकी जो स्किल्स हैं वो इतनी डेवलप्ड नहीं होती है। स्किल्स डेवलप नहीं होती है इसीलिए भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलने में, वर्क मिलने में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि लोगों के पास में स्किल्स नहीं है, इसलिए उन्हें जो है प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, उन्हें बहुत कम पे पर जो है सेटल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका आप क्या एक जो है निकाल सकते हो, इसका आप क्या एक सोल्यूशन निकाल सकते हो कि उन लोगों को कुछ इनकम जनरेटिंग असेट्स दे दिए जाएं जिसके थ्रू वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने और खुद का खुद कमाने लगे, राइट। Moreover, a substantial proportion of population is engaged in the small scale production that often lacks capital and modern technology. अब जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो कुछ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व रहती है, जो छोटे छोटे लोग हैं जो छोटी छोटी प्रोडक्शन छोटे छोटे स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। तो जब छोटे स्केल पर प्रोडक्शन होता है तो वो उतना जो है आपको रिटर्न प्रोवाइड नहीं करवा पाता, रिसोर्सेज ज़्यादा लग जाते हैं और रिटर्न उतना नहीं मिलता। वही चीज़ अगर आप लार्ज स्केल पर करोगे तो लार्ज स्केल में क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज उतने ही लग रहे हैं लेकिन आपको जो है जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। सो कंपेयर टू स्मॉल एंड लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल पर उतने प्रोडक्शन हो नहीं पाता जितना लार्ज स्केल पर होता है, तो उससे भी ज़्यादा जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, उन्हें अडॉप्ट नहीं कर पाता एक पर्सन बिकॉज उसकी उतनी प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम नहीं होती है, राइट। Consequently, such techniques directly hamper the income earning capabilities of small scale industries. और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या कैपिटल की कमी होती है तो इसकी वजह से उनकी जो इनकम अर्निंग कैपेबिलिटीज है उस पर इफेक्ट पड़ता है। In addition to this, poor people often lack access to social services like proper medical and health care facilities, better education, proper sanitation, etc. जो पुअर लोग होते हैं उनके पास में ये सारी फैसिलिटीज की भी बहुत कमी होती है, तो हमें पता है। वो तो अभी ये सोचते हैं कि पहले हमें खाना तो मिल जाए, खाना मिल गया तो उसके बाद में फिर बाकी चीज़ें इतनी उनके लिए मैटर नहीं करती है, मतलब कि उनकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा आपको सही नहीं दिखती है, उसके बाद में वो ज़्यादा डॉक्टर्स के पास में जाते भी नहीं है। रीज़न उनके पास में इतना रिसोर्स नहीं है, इतना मनी नहीं है कि वो उसके लिए पे कर सके। एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की, एजुकेशन वो नहीं लेते हैं बिकॉज उसमें भी क्या लगेगा, फीस लगेगी, तो वो उसे भी स्किप करते हैं कि हमारे पास में अभी इतनी इनकम नहीं है तो हम इतना पे नहीं कर सकते। द लैक ऑफ एक्सेस टू सच सोशल सर्विसेज अफेक्ट्स हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड फाइनली इनकम अर्निंग कैपेबिलिटीज ऑफ पुअर। तो ये सारे जो एक्सेस, इन सारे जो चीजें हैं इनका एक्सेस नहीं मिलने की वजह से अल्टीमेटली जो है लोगों की हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और जो उनकी इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, द रोल ऑफ इनकम अर्निंग असेट्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। तो अब इस पॉवर्टी को हटाने के लिए जो इनकम अर्निंग असेट्स हैं उन्हें हमें यूज करना चाहिए, हम उसके रोल को इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही जो हमारे इनकम अर्निंग असेट्स हैं उनका काम हम किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर वेरियस मेजर्स दैट कैन क्रिएट इनकम अर्निंग असेट्स फॉर दी there are various measures that can create income earning assets for the poor people like providing proper access to easy credit, capital, monetary assistance, imparting technical skills, allotment of land to the landless and marginal farmers, and better access to education, health services, along with better access to information and support services for increasing their productivity, ठीक है। तो ये सारा जो इस पैराग्राफ में हमें दिख रहा है ये सारे कुछ इनकम अर्निंग असेट्स दिए गए कि ये जो असेट्स हैं इनके थ्रू एक पर्सन की इनकम, एक पर्सन जो वो इनकम अर्न कर सकता है या
इनकम जो है वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो इन सारी जो मेजर्स है इनकी हेल्प लेनी चाहिए और इन सारे मेजर्स को यूज करना चाहिए। इन्हें आप यूज करोगे तो पॉवर्टी रिमूव होगी। सो इनकम जनरेटिंग असेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए। ओके, सो आई होप कि ये जो हमारा क्वेश्चन था ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका आंसर। All these measures directly or indirectly contribute positively to the quality of human capital and their enrollment to income earning assets। अब अगर इनके पास में assets होंगे, अगर लोगों को ये सारी जो चीजें वो प्रोवाइड की जाएंगी तो उनमें जो है स्किल्स बढ़ेंगी। अगर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो एक पर्सन का जो माइंड है वो खुलेगा, एक पर्सन का जो माइंड है वो ग्रो करेगा, तो अल्टीमेटली उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स भी आएंगी। तो इसकी वजह से एक पर्सन में जो हम क्या देखेंगे कि एक सही ह्यूमन का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। सेम केस में जो सारे दूसरे हमारे असेट्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे एक पर्सन पर ही, कि एक पर्सन का ग्रोथ होगी। एक पर्सन अगर ग्रो करेगा, एक पर्सन में अगर हम डेवलपमेंट देखेंगे तो वो डेवलपमेंट जो है वो उसे हेल्प करेगा इनकम को अर्न करने के लिए, और अल्टीमेटली जब वो इनकम अर्न करेगा तो जो पुअरनेसनेस है उसकी वो कम होगी। This in turn leads to increase in the income opportunities and earning capabilities, thereby contributing to elevation of poverty। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि पावर्टी में एलिवेशन हुआ, ओके, पावर्टी में रिडक्शन हुआ। सो आई होप कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें कि हम लोगों ने बात की इनकम अर्निंग असेट्स की, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये हमारे जो चारों क्वेश्चंस थे ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो विद दिस हम लोगों ने अपना जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है इसका पार्ट 1 कवर किया, कंप्लीट किया। इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसका पार्ट 2 देखेंगे जो कि 5th क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है। ओके, थैंक यू।